नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश भसीन आज आपके सामने लेकर आया हूं साइबर क्राइम की एक ऐसी दास्तान जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी इस तरह के साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा। हो सकता है अगर ये वीडियो आप मिस कर दें तो आप भी इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस जागरूकता के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और एक ताज़ा घटना है। कल एक मेरे परम मित्र के साथ एक ऐसी साइबर ठगी हुई है जिसे देखकर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और उस मित्र ने जब मुझे ये कहानी सुनाई और मुझे कहा, राजेश जी आप इस बात पे एक वीडियो बनाइए ताकि और लोग भी इस तरह की साइबर ठगी का शिकार होने से बच जाएं। परंतु उस मित्र ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि आप मेरा नाम किसी तरह से उजागर नहीं करेंगे, और इसीलिए आज मैं काल्पनिक नाम से आपको वो पूरी वारदात सुनाता हूँ, किस प्रकार हमारे मित्र की भावनाओं से खेलकर उनसे पूरे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए साइबर क्राइम करने वालों ने। कल दोपहर के 3 बजे के करीब जब मेरे मित्र, जो कि एक रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, अपने घर के अंदर विश्राम कर रहे थे, उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आती है अननोन नंबर से। और उन्होंने कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही व्हाट्सएप पे एक पिक्चर नज़र आई जिसमें एक आदमी की डीपी की फ़ोटो लगी हुई थी, पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में। पहले तो उस डीपी को देखकर वो चौंक गए, फिर उन्होंने सोचा शायद किसी जानने पहचानने वाले का फ़ोन आया होगा। उन्होंने जब फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो जनाब, मैं पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ और आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे मित्र पहले तो परेशान से हो गए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का मेरे पास फ़ोन क्यों आ रहा है। उन्होंने फ़ोन करने वाले कॉलर से पूछा, जी हाँ आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ, आपके कितने बेटे हैं। मेरे मित्र ने सहज स्वभाव से जवाब दिया, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा एक स्कूल के अंदर टीचर है और दूसरा मेरा बेटा अभी हायर स्टडी कर रहा है और वह भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तब पुलिस अधिकारी बने हुए जिन्होंने फ़ोन किया था, व्हाट्सएप कॉल की थी, उन्होंने कहा आपका बड़ा बेटा इस वक्त कहाँ है। मेरे मित्र ने, जिनका काल्पनिक नाम मैं घनश्याम रख देता हूँ, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इस वक्त ड्यूटी से आया है और अभी कमरे में विश्राम कर रहा है। उन्होंने कहा आपको मालूम है आपका छोटा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा जी मेरा छोटा बेटा 2 घंटे पहले ही घर से बाहर निकला है और वो ये कहकर निकला है कि नोएडा में मैं अपने कुछ दोस्तों के पास जा रहा हूँ। तब उस पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं सबसे पहले आपके बेटे से बात करवाता, उसके बाद पूरी बात क्या है मैं आपको बताऊंगा। अचानक दूसरी तरफ से रोने चिल्लाने की आवाज़ आई और मेरे को फ़ोन पे ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि मेरा खुद का बेटा बोल रहा है। इस तरह से आवाज़ आ रही थी, पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत पूरी तरह से पुलिस वाले मार रहे हैं और मुझे ये घसीट कर थाने ले जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। अचानक दूसरी तरफ से उसी इंस्पेक्टर की आवाज़ आनी शुरू हो गई और उस इंस्पेक्टर ने कहा, अभी 1 घंटा पहले आपका जो बेटा है यह अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसके जो 3 साथी हैं उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और वो बच्ची मरने की हालत में, ध्यान से सुनिएगा कि मरने की हालत में एक अस्पताल में जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रही है। इन्होंने उसके गुप्तांगों पर भी बहुत बुरी तरह से चोटें मारी हैं, उनके शरीर को सिगरेट से जलाया और दागा है। मेरे मित्र ये सुनकर बहुत परेशान हो गए और इंस्पेक्टर से कहने लगे, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे बेटे का क्या दोष है। उन्होंने कहा कि हमें पता है आप शरीफ आदमी है, इसीलिए हमने अपना कर्तव्य निभाते हुए आपको फ़ोन किया है।
हमें मालूम है आपका बेटा निर्दोष है, लेकिन ये उनके साथ था। हो सकता है अगर जब वो लड़की बयान दर्ज करवाए तो आपका बेटा भी अरेस्ट हो सकता है। क्या आप इस बेटे को, अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं थाने ले जाने से पहले? मेरे मित्र सीधे साधे स्वभाव के थे, उन्होंने हामी भर दी। जी मैं नहीं चाहता मेरे बेटे पे किसी प्रकार का कलंक लगे, क्योंकि आगे इसने भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति पे FIR दर्ज हो जाए, चाहे वो झूठी हो, तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाती है। आने वाले समय में उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। और इसीलिए डर के मारे मेरे मित्र ने कहा, जी हाँ मैं अपने बच्चे को छुड़वाना चाहता हूँ। तो पुलिस अधिकारी ने कहा, जो नकली पुलिस अधिकारी था, उसने कहा कि अगर आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि मेरे साथ और भी 7 व्यक्ति हैं, यानी हम 8 लोग हैं। अगर हम 8 लोग 25-25 हज़ार रुपया बांटेंगे तो हमें 2 लाख रुपया चाहिए। हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे और इस पर कोई केस नहीं बनाएंगे। अन्यथा अगर आप 2 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर भी धारा 376 का केस लागू होगा, पॉक्सो एक्ट लगेगा, जिसमें इसकी ज़मानत मिलना इसको मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा और आपके बच्चे का जीवन तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। मेरे मित्र बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे को जगाया और बड़े बेटे से विचार विमर्श करा। बड़ा बेटा भी, यानी उनका बड़ा पुत्र भी घबरा गया और उन्होंने, लेकिन बड़े पुत्र ने समझदारी करते हुए अपने छोटे भाई को जब फ़ोन मिलाया तो उनके छोटे भाई का फ़ोन का स्विच ऑफ जा रहा था, यानी बंद था। इस बात से मेरे मित्र और ज़्यादा डर गए, परेशान हो गए और वो समझ गए वाकई में ये घटना सच्ची है। और उन्होंने पुलिस अधिकारी से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इस वक्त हमारे पास 1 लाख नहीं है, हमारे पास सिर्फ 70-75 हज़ार रुपये हैं। तब पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप बहुत शरीफ व्यक्ति हैं, आप बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड, आप सरकारी कर्मचारी हैं, चलिए हम आपसे 1.5 लाख रुपये ले लेते। लेकिन जब मेरे मित्र बहुत गिड़गिड़ाए तो उन्होंने 1 लाख रुपये में रजामंदी हुई। मेरे मित्र ने उसी वक्त किसी तरह से 1 लाख का अरेंजमेंट करा और उनके बताए हुए नंबर पर वो रकम भेज दी। और रकम भेजने के बाद जब तक उन्होंने रकम नहीं भेजी तो उससे पहले दोबारा मेरे उन्हीं के बेटे के आवाज़ आई, पापा प्लीज़ इनको आप 2 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं तो ये मुझे मारते हुए ले जाएंगे और मेरी ज़िंदगी, पापा प्लीज़ 2 लाख रुपए की बात है। मेरे मित्र घबरा चुके थे, उन्होंने 1 लाख रुपए देने की हामी भर ली। देखिए किस तरह से, लेकिन बाद में जब इन्होंने 1 लाख रुपया दे दिए तो उसके थोड़ी देर बाद ही 10 मिनट बाद मेरे मित्र का जो छोटा बेटा था, मैंने बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो अपने घर पर मौजूद था। उसको देखकर सब चौंक गए और पापा उसको डांटने लगे। तो उन्होंने पूछा, पापा क्या बात है? तब उसको जब सारी बात बताई वो तो बोला कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ था और मैं वहाँ एक ऑडिशन देने के लिए गया हुआ था, आपको ये कॉल छूटी आई है। मेरे मित्र ने जब वो कॉल की तो वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था। और शाम को जब मेरे मित्र मेरे पास आए तो मेरे एक जानकार क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर इस बाबत जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा, राजेश जी आप पत्रकार, आप समझदार हैं, इस तरह के बहुत से क्राइम पहले भी होते थे, साइबर क्राइम होते थे। जैसे आपका OTP नंबर मांगा जाता था आधार कार्ड के लिए और आप जब OTP नंबर देते तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता था, या फिर व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल आती थी, आपके अश्लील वीडियो बनाकर आपसे पैसे ऐंठे जाते थे। अब एक नए तरह का ये गैंग आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर कर आपसे पैसे ऐंठ रहा है। और ऐसे समय पे ये दोपहर का समय चुनते हैं जब अक्सर नौजवान लोग घर से बाहर होते हैं या अपनी ड्यूटी पे गए होते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप को या उनके बहन भाइयों को धमकाकर, इस तरह से डराकर पैसे ऐंठते हैं। मेरे मित्र कल इस साइबर ठगी का शिकार हुए हैं और आपसे निवेदन करता हूँ, इस प्रकार अगर आपके पास कोई कॉल आती है, कोई लड़की आपसे कहती है कि मैं आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, अपने वस्त्र उतार दीजिए, तो आप ऐसी फ़ोन कॉल्स को इग्नोर कीजिए, ख़ास तौर से व्हाट्सएप कॉल को। और इसी तरह से मेरे मित्र साइबर ठगी का शिकार हो गए।
क्योंकि पुत्र मोह हो या बेटी का मोह हो, इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उन्होंने नादानी करते हुए, नादानी कह सकते हैं, या पुत्र मोह में अपने 1 लाख रुपए गवा दिए। 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। और ऐसे साइबर क्राइम में ना जाने कितने लोग, बड़े बड़े वकील, पुलिस अधिकारी अपने प्राण तक भी गवा चुके हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह के साइबर क्राइम में एक लड़की अचानक आपको फ़ोन कॉल करती है, अश्लील बातें करती है और आप नग्न होकर उनके साथ वीडियो कॉलिंग पर अश्लील हरकतें चालू कर देते हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, बाद में आपको लगातार ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी तरह नया अब क्राइम हो रहा है, बच्चों को ये कहकर कि आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया है या आपके बच्चे ने दुष्कर्म किया है एक मासूम बच्ची के साथ, और लोग डर के मारे ऐसे जराइम पेशा लोगों को रकम दे देते हैं। और ज़्यादातर ये क्राइम करने वाले या तो बिहार से हैं, जामताड़ा से हैं, या दिल्ली के नज़दीक लगे हुए मेवात क्षेत्र के लोग हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब मेवात में दंगा हुआ था तो इन्हीं साइबर क्राइम के अपराधियों ने मेवात के साइबर क्राइम थाने को सबसे पहले फूंका था। और जब मैंने अपने साथी मित्र इंस्पेक्टर साहब को कहा कि हमें इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, वो कहते हैं इस रिपोर्ट को दर्ज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये जिस फ़ोन से ये कॉल करते हैं उस सिम को ये तोड़ देते हैं और उस फ़ोन को भी ये नष्ट कर देते हैं। इनका आप ट्रेसिंग पे भी लगाइएगा तो नंबर ट्रेस नहीं होगा। हम पूरी कोशिश में है कि ऐसे साइबर क्राइम को ख़त्म किया जाए। तो आप भी अगर ऐसे साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो सचेत हो जाइए, होशियार हो जाइए और इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, ताकि भारत में रहने वाले और मासूम गरीब लोग ऐसी साइबर ठगी का शिकार ना बने। इस वीडियो को देश हित में आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।